Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and with me you are going to cover today Block 6 MEG05. Block 6 जो है हमारा वो फेमिनिज्म से रिलेटेड है और इसमें हम 4 मेजर फीमेल फेमिनिस्ट्स की बात करेंगे. Please do not forget to share and subscribe the channel और अपने valuable inputs को please comments में provide करिएगा. So feminist literary criticism जो कि बहुत ही important है not only for a particular university but for your competitive exams as well. तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को सब कुछ नोट करिएगा. It will be very helpful for you. तो जानते हैं उन 4 फीमेल्स के नाम और उनके ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ. मेरी वोllstonecraft, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन डी बोवर, एलेन शोवॉल्टर. मेरी वोllstonecraft 1759 to 1797, 1882 to 1941, वर्जीनिया वुल्फ एंड द ईयर वर्जीनिया वुल्फ डाइड, एलेन शोवॉल्टर वाज born. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. सिमोन डी बोवर 1908 to 1986. आप देखेंगे कि इन फीमेल्स ने ऐसा आखिर क्या लिखा था जिसकी वजह से इनके डिपार्चर के ऑलमोस्ट 100-200 इयर्स बाद भी हम लोग इन लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं. मेरी वोllstonecraft ने लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन. 1792 का है. ईयर्स याद रखिएगा. ईयर्स आपको बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं. वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन जिसमें उन्होंने फीमेल्स की एज अ राइटर फ्रीडम की बात की है. द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी बोवर एंड गाइनोक्रिटिसिज्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय एलेन शोवॉल्टर. ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैच करने के लिए और इसके फेजेस के बारे में एज ए क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. अब देखिए 1792 ईयर याद रखिएगा प्लीज. 1792 में मेरी वोllstonecraft ने लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और इनका ज्यादा कंसंट्रेशन था एजुकेशन की तरफ पर. तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कौन सी फेमिनिस्ट ने एजुकेशन को सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया है तो योर आंसर शुड बी मेरी वोllstonecraft. उन्होंने कही ये खूबसूरत सी बात, women are not naturally inferior to men but appear to be only because they lack education. एक टाइम था जब फीमेल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ बॉयज को भेजा जाता था पढ़ने के लिए स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में और फर्दर हायर स्टडीज के लिए. एंड फीमेल्स वर टॉट टू डू कुकिंग, वीविंग, स्टिचिंग, ऑल दोस डोमेस्टिक काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन इनका कहना था कि फीमेल्स जो है वो नेचुरली इंफीरियर नहीं होती, उनको इंफीरियर हमारी सोसाइटी बनाती है बाय डूइंग लैक ऑफ एजुकेशन फॉर देम. देखते हैं आगे क्या कहती हैं. वो कहती हैं if women are not prepared by education to become the companion of man, she will stop progress of knowledge and virtue. अगर घर की एक मेजर लेडी, एक मदर, एक वाइफ, एक सिस्टर वो ही एजुकेटेड नहीं होगी तो घर कैसे चलाएंगे. तो हम कहते हैं ना कि अगर किसी भी व्हीकल में आपको ट्रेवल करना है तो उसके पहिए एक जैसे होने चाहिए. तो दिस लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ व्हीकल. अगर उसमें एक पर्सन बहुत एजुकेटेड है और एक नहीं है तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो हमेशा नॉन एजुकेटेड दैट इज फीमेल उसको अपने से इंफीरियर ही समझेगा. दे कैन नेवर डेवलप अ गुड relationship between them, a good rapport between husband and wife, or they cannot run their life smoothly. दोनों का एक जैसा होना, एक जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल पर आना बहुत जरूरी है. देखिए क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने आर्ग्यू किए अपने फेवर में, अपनी बात के फेवर में कि फीमेल्स को एजुकेटेड होना चाहिए. विमेन शुड बी एबल टू एंटर द वर्ल्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड पॉलिटिक्स. कोई ऐसी पावर नहीं है जो फीमेल्स को कहे कि आप डॉक्टर नहीं बन सकती या आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकती. Women's interest in dressing up and looking pretty is primarily a case of nurture rather than nature. हम लोगों को फीमेल्स को शुरू से ही सिखाया जाता है कि यू आर सपोज टू लुक ब्यूटीफुल. अगर सुंदर नहीं दिखोगी तो ये दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी. गोरे और काले का ही कंसेप्ट आप देख लीजिए इंडिया में कितना ज्यादा है. अगर कोई लड़की काली है तो शी गेट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सजेशन, यूज दिस थिंग, यूज दैट थिंग, यूज दिस क्रीम, दैट
पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो फीमेल्स को उनके लुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, इतना ज़्यादा इंकरेज कि कहीं ना कहीं वो अपना इंटेलेक्ट परस्यूट छोड़ देती हैं. Women should speak their minds without worrying about being perceived as masculine or other undesirable traits. कहते हैं कि फीमेल्स अगर ज्यादा बोलेंगी तो दैट इज नॉट गुड. यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट. तो ऐसा क्यों? हमारे दिमाग में जो भी इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट आ रहा है उसको हमें बोलने का पूरा राइट है और होना चाहिए. दिस इज व्हाट मेरी वोllstonecraft इज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट विमेन डोमिनेशन. अब बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के बारे में. वर्जीनिया वुल्फ जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं फॉर राइटिंग दीज टू नॉवेल्स, स्पेसिफिकली मिसेस डेलोवे एंड टू द लाइट हाउस. मिसेस डेलोवे को तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है. ईयर्स याद रखेंगे इन सभी चीज़ों के तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल फॉर यू. मिसेस डेलोवे 1925 टू द लाइट हाउस 1927. अपने इस ऐसे के बारे में हम बात करें, इस पर्टिकुलर ऐसे की, अ रूम ऑफ वंस ओन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. इस ऐसे में वो कहती है कि अगर कोई फीमेल राइटर बनना चाहती है ना तो सोसाइटी उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती. दिस इज एन एक्सटेंडेड ऐसे बाय वर्जीनिया वुल्फ जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1929 में. और मेजर आर्ग्यूमेंट पॉइंट जो इस ऐसे का था, दैट इज अ वुमेन must have money and a room of her own if she is to write fiction. एक फीमेल को अगर राइटर बनना है तो उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है. उसके साथ ही साथ एक प्राइवेट प्लेस का जहां पर वो शांति से अपने विचारों को प्रकट कर सके, शांति से वो सब राइटिंग्स कर सके जो वो करना चाहती हैं. तो राइटर्स, फीमेल राइटर्स के लिए वो दो तरीके की फ्रीडम्स चाहती थी. वन, फाइनेंशियल, कि उनका फाइनेंशियल एक तरीके से सिक्योर्ड हो. इट कैन बी बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट स्पेसिफिकली. उनको 500 पाउंड्स मिले और एक रूम ऑफ वंस ओन जो कि हमारा टाइटल भी है. अगर उनको प्राइवेसी नहीं मिलेगी लिखने की, जैसे कि मेल राइटर्स लिखते हैं, तो कैसे वो अपने आप को एक अच्छी राइटर प्रूव कर सकती हैं. तो फीमेल्स में भी बहुत इंटेलेक्ट है, फीमेल में भी बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इंटेलिजेंस प्रूव करने का उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता. उनको उलझा दिया जाता है उनकी ब्यूटी में और डोमेस्टिक चोर्स में. She used a fictional character to prove her point in form of Judith Shakespeare, an imaginary sister of legendary writer William Shakespeare. शी सेज कि अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती और शायद उतना ही या उससे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होती, क्या उनको सोसाइटी या फिर खुद के पेरेंट्स ही एक राइटर बनने का उतना अच्छा चांस देते जितना कि शेक्सपियर को मिला होगा. अगर कोई फीमेल राइटर है तो सोसाइटी उसकी इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती है. सबसे पहले तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है. फैमिली हमेशा, हम उस टाइम की बात करें शेक्सपियर के टाइम की, फैमिली हमेशा एक फीमेल को encourage करती है कि tomorrow you are supposed to get married, you are supposed to be a good wife, you are supposed to be a good mother. What is the need of study all this education, all this intellect? Basically आपको तो कुकिंग करनी है, लाइफ में सबका ध्यान रखना है, तो learn those trades, learn cooking, sewing, stitching, weaving, learn all those traits which are so called the traits of a female. So you're not supposed to be writer. लड़कियां राइटर थोड़ी बनती है, राइटर बनते हैं विलियम शेक्सपियर. जूडिथ शेक्सपियर को कोई राइट नहीं है राइटर बनने का. तो वो जूडिथ शेक्सपियर जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसके थ्रू हम रीडर्स को, लिसनर्स को बहुत अच्छे से समझा देती हैं कि अगर कोई फीमेल राइटिंग के फील्ड में स्पेसिफिकली या किसी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो सबसे पहले आपकी फैमिली ही है जो आपको रोकती है. उसके बाद पूरी सोसाइटी है जो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी कि लड़की होकर आप इतना अच्छा स्टेटस कैसे हासिल करना चाहते हो सोसाइटी में. इसके बाद वो कहती हैं कि फीमेल्स जनरली अच्छी राइटर नहीं बन पाई. अगर हम हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो फीमेल राइटर्स के नाम याद नहीं आते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है.
उनको हमेशा अपने फादर, ब्रदर, हस्बैंड पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और जब भी वो अलग हटकर कुछ करना चाहें तो दे आर थ्रेटन्ड बाय द सोसाइटी, बाय द फैमिली, कि तुम सरवाइव कैसे करोगी, फाइनेंस के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, एंड अल्टीमेटली दे हैव टू सरेंडर against the society, against the family. So she argues that a woman needs financial freedom so as to be able to control her own space and life, to be unhindered by interruptions and sacrifices in order to gain intellectual freedom, and therefore to be able to write, to be able to be a very good writer like William Shakespeare. अब हम बात करेंगे सिमोन डी बोवर के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मेमोरिस्ट और फिलोसोफर रही हैं। ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1908 to 1986। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डज शी मीन बाय द टर्म टाइटल सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स मीन्स the females are considered to be secondary and men are considered to be the first gender, primary sex. Females are the second sex. 1949 की ये बुक है, अगेन आई एम सेइंग ईयर याद रखिएगा, 1949 book by French existentialist Simone de Beauvoir, in which the author discusses the treatment of women throughout history. शी सेज कि हिस्ट्री ने फीमेल्स को बनाया है, फीमेल्स वर नॉट बॉर्न एज फीमेल, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ मैं। तो फीमेल को जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि यू आर सपोज टू लुक ब्यूटीफुल, यू आर नॉट सपोज टू प्रैक्टिस दिस, यू आर सपोज टू प्रैक्टिस दैट, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस देते आए हैं फीमेल्स को, लाइक पिंक इज द कलर फॉर फीमेल एंड ब्लू इज द कलर फॉर मेल्स, मेल्स आर नॉट सपोज टू क्राई, मेल्स आर नॉट सपोज टू शो देयर इमोशंस, फीमेल्स को इमोशनल होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग की फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर। इस तरीके के ट्रेट्स किसने दिए? भगवान ने तो स्टैंप लगा कर नहीं भेजा था, इस तरीके के ट्रेट्स हमारी सोसाइटी ने दिए हैं फीमेल्स को। She says basically that men fundamentally, basically oppress women by characterizing them. उनको मान ही लिया जाता है कि उनमें इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकती, on every level they are dominated as the other. वो और हैं और हम कुछ और हैं, हम सुपीरियर हैं, they are the other, defined exclusively in opposition to men. So what basically she is saying? She is saying that men occupies role of the self. मेन के लिए अपना खुद का एक बहुत बड़ा आई है, आई एम एवरीथिंग, और आई एम द सब्जेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी विमेन इज जस्ट द ऑब्जेक्ट, जस्ट द अदर। मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई एम द वन हु रन्स द हाउस, फीमेल इज जस्ट अ सबॉर्डिनेट टू मी, शी इज जस्ट अ हेल्प टू मी। इसके बाद हम बात करेंगे गाइनोक्रिटिसिज्म की। गाइनोक्रिटिसिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें कि फीमेल्स की स्टडी की जाती है एज अ राइटर। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि किसने ये टर्म कॉइन की थी, व्हाट इज द स्टडी विमेन एज अ राइटर कॉल्ड। तो आपका जवाब होगा गाइनो क्रिटिक्स या गाइनो क्रिटिसिज्म। तो गाइनो क्रिटिसिज्म या गाइनो क्रिटिक्स आखिर है क्या? दिस इज अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ विमेन्स लिटरेचर। फीमेल्स का लिटरेचर के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है आज तक, उसकी एक कंप्लीट स्टडी है थ्रू सम फेजेस, दैट इज व्हाट वी कॉल गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह आ सकता है। फर्स्ट फेज फेमिनाइन फेज, सेकेंड फेज द फेमिनिस्ट फेज, एंड द लेटेस्ट फेज विच इज ऑन गोइंग, दैट इज कॉल्ड द फीमेल फेज। तो इन फेजेस को एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं, ईयर्स को आप लोग याद रख लीजिएगा प्लीज। फर्स्ट फेज में ये कहा जाता था कि फीमेल्स जो है वो फ्रीली नहीं लिखती हैं, बहुत बार मेल स्यूडोनिम्स, मेल पेन नेम्स यूज करके लिखती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, मैरी एन एवांस ने जॉर्ज इलियट नाम से लिखना शुरू किया था। तो उस फेज को हम कहेंगे द फेमिनिन फेज, जिसमें कि फीमेल्स थोड़ा शाय फील करती थी या सोसाइटी उनको फील ही इस तरीके का करवा देती थी कि being a female you are a writer not possible.
नेक्स्ट फेज इज फेमिनिस्ट फेज। फेमिनिस्ट फेज आ गया जब फीमेल्स ने अपने नाम से खुलकर लिखना तो शुरू कर दिया, बट उनको लगा कि हमें मेल्स को ही कॉपी करना है, जिस तरीके की राइटिंग मेल्स कर रहे हैं उसी तरीके की राइटिंग्स को इमिटेट करना है। अगर कुछ हटकर किया, कुछ अलग किया, कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया तो सोसाइटी विल रिजेक्ट इट। द लेटेस्ट फेज एक ऐसा फेज है जो कि 1920 से अब तक चला आ रहा है, जिसमें फीमेल्स लेफ्ट ऑल द टू फेजेस बिहाइंड। हमें जैसा लिखना है हम वैसा लिखेंगे, जिस तरीके से लिखना है, जिस भी फीलिंग्स के साथ लिखना है लिखेंगे। वी आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल व्हाट द सोसाइटी थिंक्स। तो यहाँ पर फीमेल्स ने किसी भी तरीके से लिखना शुरू किया, ना तो उन्होंने अपनी एट्रोसिटीज को बहुत ज्यादा बताया कि हमने ये टॉलरेट किया या वो टॉलरेट किया। सिर्फ as a pure writer they started writing during this phase. This is female phase which is still ongoing since 1920. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अपनी इन रिविजन वीडियोस में, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के अंदर ही बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दिस ब्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज डू वॉच, टेक डाउन ऑल द नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द channel. If you want to join the classes to cover all the topics in detail, to get the PDF, to have the live lectures, the class discussions, you may click the link in the description. It will lead you through a chat where you can inquire about your admission details.